हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डाइनिंग प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हर बार की तरह मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मेरी वीडियोस को किसी भी वीडियोस को देखते हो प्लीज़ प्लेलिस्ट वाइज देखा करो। प्लेलिस्ट को पूरा देखने से क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग के बेसिक्स क्लियर होंगे। जब बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको बीच में छोटे मोटे डाउट्स नहीं आएंगे। बिकॉज मेरा ऑलवेज कॉन्सेप्ट रहता है यार कि जितना बेसिक्स आपका मजबूत रहेगा, आपको आगे जितने भी वीडियोज़ आएंगे आपको आसान लगेगा, ठीक है। लेकिन बेसिक्स सिलावा रहेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला दोस्त। आज का सवाल है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है, रिकर्सन को कैसे ट्रीट करते हैं, रिकर्सन कैसे सोचते हैं, एक प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे में सोचना क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी रिकर्सिव कोड को डीपी में कोड में कन्वर्ट करने के लिए अपन मेमोराइजेशन का तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं, टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप होता है, लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे। देखो, अल्टीमेटली मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आपसे सवाल हो जाना चाहिए इफिशिएंट वे में। अगर आपसे सवाल हो जा रहा है देन यू आर द किंग, ठीक है। और अल्टीमेटली मुझे इसी चीज़ से मतलब है कि आपसे सवाल होने चाहिए, बिकॉज आप जब इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू दोगे, ठीक है, तो आपसे थॉट प्रोसेस पूछा जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, अच्छा ये इस पैटर्न का सवाल इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये इस पैटर्न पे सवाल इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, नहीं। आपका बेसिक से थॉट प्रोसेस बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्या कहता है, देखो हम लोग डीपी की तरह से सोचना स्टार्ट करें तो हर क्वेश्चन को प्लीज बेसिक से सोचना स्टार्ट करो। अब हम लोग स्टैक, ट्री, ग्राफ, हीप ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, वी स्टार्टेड डीपी। और डीपी का मतलब यही होता है कि डीपी को डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इट मीन्स कि उसको बेसिक से उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उसका रिकर्सिव कोड लिखना पड़ेगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो हर बार की तरह मैं कहता हूँ यार, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ बिना अटेम्प्ट किए मत देखा करो, बिकॉज कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको लगेगा कि ये ऐसा प्लेलिस्ट है जिसमें कि आप बैठोगे, आपको 4 फार्मूला मिल जाएगा और सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको लिटरली मैं सोचना सिखा रहा हूँ, और सोचना तभी सीख पाओगे जब खुद से क्वेश्चंस को पढ़ोगे, खुद से अटेम्प्ट करोगे, जो इनपुट एग्जाम्पल दे रखा है, जो आउटपुट दे रखा है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो सारी चीज़ करोगे। सच बता रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, बिकॉज मेरा ऑलवेज फोकस रहता है कि 80% चीज़ें आपको खुद आती है यार, बस आप करना नहीं चाहते हो। मैं बैठा हूँ करवाने के लिए, बोलता हूँ तो प्लीज़ मक्कारी मत किया करो। मान के चल रहा हूँ आपने सवाल को पढ़ा होगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आपको स्टेयर्स चढ़ना है बेसिकली। स्टेयर्स मतलब कि सीढ़ियाँ, एंड स्टेप्स मतलब कि जो सीढ़ी में जो ये है, जो अपन जहाँ पैर रखते हैं, ठीक है, उसको स्टेप्स कहते हैं। अपन गिनते हैं ना कि कितनी नंबर ऑफ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। देखिए लैडर और स्टेयर्स को अपन एक पूरा का पूरा जो स्लोप है उसको हम लोग लैडर कहते हैं, लेकिन हम लोग ऑलवेज उसमें स्टेप्स काउंट करते हैं कि एक लैडर में या एक स्टेयर्स में कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है। लेट सपोज आपको एन स्टेप्स चढ़ना है, ठीक है। अब हर बंदर की तरह हम लोग को भी आदत होता है कि हम लोग या फिर एक बार में एक पैर रखते हैं या एक बार में 2 पैर रखते हैं। इट मीन्स कि डायरेक्टली अपन या फिर एक सीढ़ी चढ़ते हैं या डायरेक्टली अपन 2 सीढ़ी रख देते हैं। बहुत बार अपने को बहुत जल्दी रहता है तो हम डायरेक्टली 2-2 सीढ़ी करके चढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आराम से चलना होता है तो एक ही सीढ़ी चल रहे होते हैं, या कभी कभी मिक्स भी चलते हैं, कभी एक सीढ़ी पर पैर रख दिया, कभी डायरेक्टली 2 सीढ़ी बाद पैर रख दिया। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है। उसी तरह से आपसे पूछा है कि इफ़ n इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो अपने पास कितने नंबर ऑफ चॉइसेस है, ठीक है, कितने तरीका है कि हम लोग उस पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा मन, जैसे कि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये टोटल दो स्टेप्स है, एक पहला प्लेस यहाँ पे, दूसरा प्लेस यहाँ पे, और आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। उसने बोला मैं एक एक करके चढ़ूंगा, तो पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ। तो पहला तरीका में एक तरीका क्या हुआ, 1+1 मतलब कि एक एक स्टेप करके। उसका मन दूसरा बार हुआ कि नहीं मैं डायरेक्टली चढ़ जाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट 2 स्टेप आ गए, डायरेक्ट मैं डेस्टिनेशन में पहुंच गया। तो एक दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका हुआ कि डायरेक्टली 2 स्टेप ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक एक स्टेप लिया, यहाँ पे 2 स्टेप लिया। और कोई दूसरा तरीका आपको दिख रहा है क्या? और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 2, ठीक है। एक तरीका और 2 तरीका। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपने कितनी बार पैर उठाया और कितनी बार पैर रखा, ये आपसे नंबर ऑफ काउंट नहीं पूछ रहा, आपसे तरीका पूछ रहा है। हो सकता है एक भी वेरिएशंस अगर आ गए, जैसे कि हो सकता है n इक्वल टू बहुत लार्ज नंबर है, 100 है लेट सपोज, तो हो सकता है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 1 1 1 2 2 ऐसे करके अपने स्टेप्स रखें। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले आपने, आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल तरीका कितना है। इसको अपन एक तरीका काउंट करेंगे, ये एक वे हुआ। इसमें अगर कुछ भी वेरिएशन हो गया तो ये दूसरा वे हो जाएगा, ठीक है। बट टोटल नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट पूछ रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, क्वेश्चंस को वाकई में समझना। एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पेन पेपर लेके बैठा करो। अगर n इक्वल टू 3 है, ठीक है, इफ n इक्वल टू 3 इट मींस टोटल n स्टेप्स है, मतलब n स्टेयर्स, n स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, राइट। तो पहला वे क्या हो सकता है कि अपन एक एक स्टेप चढ़े। पहला बार में बंदा यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ चढ़ा, तो 1+1+1, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि अभी बंदा यहाँ पे, उसने पहला स्टेप्स यहाँ रखा और दूसरा स्टेप डायरेक्ट यहाँ रख दिया, तो 1+2। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि उसने, अभी वो बंदा यहाँ पे, उसने पहला बार में 2 कदम रख दिया और फिर वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो 2+1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 3, ठीक है। 3 तरीके से वो सीढ़ी को चढ़ सकता है।
नो मैटर वॉट कि कितना कदम रख रहा है, मिनिमम कदम रख रहा है कि मैक्सिमम कदम रख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन तरीका कितना है, कितने तरीके से वो चढ़ सकता है। टोटल 3 तरीके से वो चढ़ सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बोलूँ, बिकॉज अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भैया रिकर्सिव सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हमेशा मैंने सिखाया आपको कि एक मैजिकल फंक्शन बनाओ, जो कि रिकर्सिव फंक्शन हम लोग जनरली इसको कहते हैं। उसमें डिफाइन करो कि उसका इनपुट क्या होने वाला है और उसका आउटपुट क्या होने वाला है, ठीक है। इनपुट बोले तो इनपुट होगा यहाँ पे एन क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं हमारे सीढ़ी में, जो सीढ़ी हमें दे रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ एन स्टेप्स है। तो मतलब एन क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं जो हम लोग को चढ़ना है या जिसको पार करके अपने को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और आउटपुट क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन क्लाइम एन स्टेप्स। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं जिससे हम लोग की एन स्टेप्स चढ़ सकते हैं, ठीक है। नो मैटर वॉट, एक एक स्टेप करके चढ़े, दो स्टेप्स करके चढ़े, एक दो चढ़े, दो एक चढ़े, नो मैटर वॉट, टोटल नंबर ऑफ तरीका बता दो बस, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे क्लाइम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। एन इक्वल टू 2 है, इट मीन्स कि टोटल 2 स्टेप्स है, तो इसका आउटपुट आ गया 2। इट मीन्स कि टोटल 2 तरीका है जिससे कि वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। क्या क्या, 1 + 1 या डायरेक्टली 2। ये बात आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब अपन आते हैं सबसे मेन पार्ट, जो कि मैं कहता हूँ लॉजिकल पार्ट, और ये आपका पूरा रिकर्सिव फंक्शन को जान लगा देता है, ठीक है। और ये प्रोसेस जब किसी इंटरव्यूअर को बताओगे ना, वो लिटरली इंप्रेस हो जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस कितना रिफाइंड है, आपको बेसिक्स पता है कि आप कैसे सोच पा रहे हो। डायरेक्टली जनरली लोग डीपी में क्या करते हैं कि आपको एक एरे बनाना सिखा देंगे, और या हो सकता है वो 1D एरे हो या 2D एरे हो, और डायरेक्टली आप उसमें डेटा फिल करते चले जाते हैं। इस वे में आप लिटरली डीपी के बेसिक्स क्वेश्चन, तो जो जनरलाइज क्वेश्चन है वो तो कर लोगे, लेकिन फिर कुछ नया नहीं कर पाओगे, और एक टाइम के बाद उसको भुला भी जाओगे आप। लेकिन जो रिकर्सन एक ऐसा तरीका है ना, क्योंकि रिकर्सन एक सोचने का तरीका है, एक मेथड है जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सोच पाते हो। अगर आपने ये तरीका अडॉप्ट कर लिया ना, और रिकर्सन कोड को डीपी कोड में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, बस जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको स्टोर करते चलाते हैं, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करते हैं डीपी कोड में। लेकिन रिकर्सन कोड सोचना इस अपने आप में गेम, ठीक है। तो मैं बात करूँ आपको यहाँ पे, अगर n = 3 है, ठीक है, तो 3 स्टेप दे रखे हैं। लॉजिकल पार्ट समझना, अगर मैं इस बंदे को किसी तरह इस स्टेप पे पहुंचा दूं, हो सकता है पीछे जहन्नू हो, हमें मतलब नहीं, पीछे हो सकता है बहुत सारे स्टेप्स हो, मैं तो बस n = 3 छोटा एग्जांपल लिया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हो सकता है n = 45 हो सकता है पीछे कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं। अगर मैं किस बंदे को यहाँ तक पहुँचा दूँ, ठीक है, मतलब कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, और मैं उससे जस्ट एक सीढ़ी नीचे उतार के खड़ा करके रख दिया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं आपको n = 3 के केस बताऊं, तो n = 3 में क्या है कि वो बंदा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, 2 स्टेप तक कैसे पहुँचेगा। 1 स्टेप + 1 स्टेप, मतलब कि वो बंदा पहले यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, एक एक सीढ़ी करके पहुँचा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाए 2 स्टेप, डायरेक्टली वो 2 स्टेप चल जाए, ठीक है। अब जब यहाँ पहुँच गया तो बट ऑब्वियस है, अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा, तो +1 मतलब एक स्टेप और डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। या बंदा 2 स्टेप पहुंचा या एक डिस्टेंस, चाहे वो बंदा अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका कि डायरेक्ट 2 स्टेप पहुंच जाए, और लास्ट में डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए एक स्टेप उसको और जोड़ना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अपने को इससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ स्टेप क्या है, अपने को इससे मतलब है कि वेज कितने हैं, ठीक है। स्टेप से मतलब नहीं, अपने को वेज से मतलब है। तो पहला तरीका अपने को यहाँ पहुँचाने के लिए क्या था कि एक एक स्टेप ले लो, या फिर डायरेक्टली दूसरा स्टेप ले लो। तो ये समझ में आया। यहाँ तक पहुँचने का तरीका अगर अपन निकाल लें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है, फिर तो सिंपल है ना, एक ही स्टेप आगे आपको बढ़ना है हर तरीके से। अगर लेट सपोज आपके पास m तरीका होता, या लेट सपोज आपको 10 तरीका आता, एक तरीका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर बस 10 वेज है कि आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेप पीछे हो। तो बट अभी सब में अगर +1 +1 +1 +1 करोगे तो फिर आप फाइनल डेस्टिनेशन पे ही पहुंचोगे। वेज तो चेंज नहीं होगा ना, वेज तो सबका सेम है, टोटल नंबर ऑफ तरीका तो सेम है। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप n-1 स्टेप तक का, n = 3 था, ठीक है, तो ये स्टेप रहा। अगर आप यहाँ तक का अगर आप निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है यहाँ तक पहुँचने का, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ तक पहुँचने का जितना हुआ वो हमारा एक पार्ट का सॉल्यूशन हुआ कि n-1 स्टेप तक का अगर हम लोग को फाइंड करना है कि उसका टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है। लेट्स सपोज n = 3 है, तो n = 2 अगर होता, बिकॉज n-1 क्या होगा, अगर n = 3 है तो n-1 क्या होगा, n = 2। तो 2 स्टेप्स तक का हम लोग को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आने वाला है। वो काम कौन करेगा, मैजिकल फंक्शन। कैसे करेगा मुझे नहीं मतलब, ना मुझे जानना है, वो अपना करके दे देगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा केस यहाँ पे ये भी आता है
कि अब हम लोग यहाँ तक पहुँचाए थे, अगर बंदा यहाँ तक भी पहुँच पाता तो डायरेक्टली वो एक स्टेप लेगा, बेसिकली 2 स्टेप लेगा, लेकिन काउंट इसको अपन एक छलांग मारेंगे, वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन में पहुँच सकता है, कोई इशू यहाँ तक नहीं। तो अपन ने बोला कि अगर n-2 स्टेप तक का काउंट अपन निकाल लें, ठीक है, अगर n-2 तक पहुंचने का टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है उसके पास, अगर वो पता चल जाए तो वो लेट सपोज n है और n-1 स्टेप तक पहुंचने का तरीका m है, तो टोटल कितना होगा, टोटल तरीका कितना आया m + n, ठीक है। और इस केस में क्या है, यहाँ तक पहुंचने का कितना तरीका है, 1 स्टेप, तो 1 वे, ठीक है। बेसिकली आप इसको मत काउंट करो कि 1 स्टेप लगा, 2 स्टेप और 3 छलांग, मतलब 3 बार उसने पैर उठाया होगा, यहाँ पे 1 बार पैर उठाया, कितना बार पैर उठाया हमें ये मतलब नहीं, तरीका कितना है, 1 तरीका 2 तरीका। इस केस में 1 बार पैर उठाया और यहाँ तक पहुँच गया, तरीका कितना बना, 1 ही तरीका बना, 2 उठाता फिर भी 1 ही तरीका बनता। समझ पा रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तरीका कुल मिला के 1 ही बनने वाला है। अगर 1 स्टेप इसने यहाँ पैर रखा तो उसके बाद उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए +2 स्टेप और चलना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्टीमेट तरीका तो 1 ही बना ना आपके पास, ये वे तो फाइनल तक पहुँचने का 1 ही है, 1 वे, भले ही उसने 2 बार पैर उठाया, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन तरीका कितना बना, 1 ही तरीका बना। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको रिकर्सिव कोड लिखूँ तो बहुत सिंपल है, बेस कंडीशन अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, बट अगर n स्टेप्स है, ठीक है, लेट सपोज ये n स्टेप्स है, ठीक है, ये n स्टेप्स है, बहुत बड़ा स्टेप्स है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेप्स है। अपन ने क्या बोला कि यहाँ तक किसी पहले को बंदे को पहुँचाओ, यहाँ तक पहुँचने का जो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो n-1 क्लाइंब फंक्शन, मैजिकल फंक्शन, वो n-1 के लिए फाइंड करेगा, ठीक है, और जो तरीका वो बंदा यहाँ तक पहुँचने में लगाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, फाइंड करना है दूसरे के लिए, प्लस साथ ही साथ बंदा अगर यहाँ भी पहुँच जाता है तो फिर भी वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, कोई इशू नहीं। तो n-2 के लिए भी फाइंड करो कि n-2 स्टेप्स तक पहुँचने के लिए टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है, ठीक है। अगर ये पता चल गया तो दोनों को ऐड करेंगे और रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। अगर अपन बेस कंडीशन के बारे में सोचें तो बहुत सिंपल है यार। मैंने बेस कंडीशन में आपको क्या सिखा रखा है कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट पे चेक करो कि आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे इनपुट क्या है, n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, जो कि आपका हो सकता है 0, 1, 2, 3। अगर n = 0 इट मीन्स कि कोई स्टेयर्स ही नहीं है, कोई स्टेयर्स नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना डेस्टिनेशन तक पहुँचने का, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे n = 1 है, ठीक है, तो मतलब एक ही सीढ़ी है, तो फाइनल यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है, 1 ही है, तो 1। n = 2 है, तो यहाँ तक पहुँचने का तरीका कितना है, या फिर आप एक एक सीढ़ी करके चढ़ो, तो 1 + 1 पहला तरीका, कि डायरेक्टली आप छलांग मार दो दूसरे पे, 2 स्टेप, 2 तरीका, तो टोटल तरीका 2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इफ़ n < 2 देन रिटर्न n, बिकॉज अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। बेसिकली फंक्शन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वेज बता रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, आप इस पर जरूर फोकस करना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाले हैं, मुझे पता है, बट अगेन रिकर्सन एक ऐसा तरीका है जो धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ समझ में आएगी। रिकर्सन एक ऐसा सोचने का तरीका है जो आपको पेन पेपर थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चंस क्लैरिटी होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस रन कैसे कर रहा है, क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में निकालना क्या, क्वेश्चंस में इनपुट क्या, क्वेश्चंस में आउटपुट क्या देना, ये हमेशा माइंड में रहना चाहिए। मेरे माइंड में इस क्वेश्चन को करते समय सबसे ज़्यादा ये था कि टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा ना कि टोटल नंबर ऑफ काउंट पूछा है, किस बंदे ने कितने बार कदम उठाया या पैर उठाया। दैट्स नॉट मैटर एट ऑल, और मैक्सिमम लोग इसी में कन्फ्यूज होने वाले। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। बट फंक्शन को क्या है, मैंने 0, 1, 2 यहाँ पे कैसे फाइंड किया, नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज है। 0 सीढ़ी है, 0 तरीका, 1 सीढ़ी है, 1 तरीका, 2 सीढ़ी है, 2 तरीके से ऊपर पहुँच सकता है। तरीका क्या है कि 1 + 1 है कि 2 + 1 है कि 2, 2, 1 + 1 है, हमें नहीं मतलब, तरीका हमें बता दिया। तो आई होप आप ये चीज़ समझ पा चुके होंगे। आई नो थोड़ा टिपिकल है आपके लिए समझना, और थोड़ा कम समझ में भी आ रहा है, तो ऐसा लोड मत लेना यार कि नहीं समझ में आ रहा भैया, कैसे होगा, क्या होगा। अपन रिकर्सन का सबसे लंबा प्लेलिस्ट चलाने वाले हैं, और ट्रस्ट करो दोस्त, डेफिनेटली आपको बहुत बेटर क्लैरिटी समझ में आने वाला रिकर्सन के ऊपर। धीरे धीरे ही समझ में आएगा, लेकिन बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फाइनल अपना रिकर्सन कोड क्या बना, ये रहा बेस कंडीशन और ये रहा अपना लॉजिक, ठीक है। अपन इसको कोड करके देखते हैं एक बार। मैंने क्या बोला, इफ n < 2 देन रिटर्न व्हाट, n, ठीक है, वरना रिटर्न क्लाइंब स्टेयर्स n-1 स्टेप्स तक पहुंचने का तरीका प्लस n-2 स्टेप्स तक पहुंचने का तरीका, ठीक है। इसको रन करते हैं। जब इसको रन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा,
कि केस 1 और केस 2 सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर मैं आपको एक बड़ा टेस्ट केस लेके पास करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने 15 पास किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, सक्सेसफुली सबमिटेड, ऑल एक्सेप्टेड। अब मैं क्या एक और टेस्ट केस लेता हूँ 45, अब रन करता हूँ, नाउ इट्स टाइम लिमिट एक्सीडेड। अब समझना है ये टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों, इसलिए तो अब ये रिकर्सन से डीपी का क्वेश्चन बनते चला गया। अब हम लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अपने डीपी पे कैसे मूव कर रहे हैं। क्या ये सॉल्यूशन गलत है भैया? कभी गलत नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी है। टाइम लिमिट एक्सीडेड का मतलब ही यही होता है, रॉन्ग होता तो वो रॉन्ग आउटपुट लिखता, लेकिन टीएलई आ गया, इट मीन्स कि जो ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं, अब हम लोग को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्यों नहीं, अब मैं समझाता हूँ। आप जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, बहुत कुछ मिस किया यार। वाई डीपी, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, प्लीज़ देखो एक बार। रिकर्सन ट्री क्या कहता है, अगर n इक्वल टू 5 है, ठीक है, और फंक्शन हमें पता है कि फंक्शन क्या है, वो पहले n-1 के लिए कॉल हो रहा है, फिर n-2 के लिए कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो पहले f(4) के लिए मैंने फन लिखा है, ठीक है, मैंने क्लाइम नहीं लिखा बिकॉज बहुत लंबा हो रहा था लिखना क्लाइम, इसलिए मैंने क्लाइम फंक्शन को fun से रिप्लेस कर दिया ये रिकर्सन ट्री बनाने में, ठीक है। तो fun(4) कॉल होगा, फिर fun(3) कॉल होगा, फिर fun(2) कॉल होगा। 2 हमारा बेस कंडीशन है तो ये 2 रिटर्न कर देगा। फिर ये fun(1) कॉल करेगा, क्यों? बिकॉज फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2 कॉल हो रहा है, ठीक है। n इक्वल टू 3 है, 3-1 2, n- और 3-2 1, f(1) 1, तो 2 + 1 क्या हो गया, ये रिटर्न कर देगा 3, ठीक है। चलो f(2) क्या होगा, f(2) होगा 2, तो ये रिटर्न करेगा 2, तो 3 + 2 क्या होगा 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। f(3) क्या है, अब हम लोग आते हैं f(3) के लिए f(2) पे जाएंगे, ठीक है। f(2) पे जाएंगे तो ये होगा 2 और ये होगा 1, ये रिटर्न करेगा 3, तो 5 + 3 क्या होगा 8, ठीक है। ये 8 हमारा रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि अगर n इक्वल टू 5 है, मतलब कि 5 हमारे पास स्टेप्स है, टोटल 8 तरीका है जिस वे में हम लोग इस सीढ़ी को चढ़ सकते हैं, ठीक है। नो मैटर कि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, मतलब नहीं, 8 तरीका है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको रिडंडेंसी दिखा, हमने यहाँ पे f(3) ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो और हम लोग फिर यहाँ पे f(1) फिर से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये n इक्वल टू 5 के लिए था, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि n इज इक्वल टू अगर 100 होता तो कितना ज़्यादा हमारे पास रिकर्सिव कॉल बढ़ जाता, ठीक है। तो इट्स में हम लोग को ये रिडंडेंसी ब्लॉक करना है। तो हम क्या करें कि f(3) का जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 3 यहाँ पे, उसको स्टोर कर लो। स्टोर कैसे करेंगे भैया, सिंपल है, एक एरे बनाएंगे। एरे का लेंथ क्या होगा, एरे का लेंथ होगा n+1 5, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। जो 3 वाला वैल्यू है, जो 3 इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है fun(3) को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट 3 को, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 3। बाद बाकी सब में -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। -1 है, इसका मतलब कि क्या, कि वो अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, वो फंक्शन उस इनपुट के लिए कैलकुलेट नहीं है। f(3) हमने स्टोर कर लिया, तो जब यहाँ पे आएंगे तो अपन चेक नहीं करेंगे। चेक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो हमें नो नीड टू कॉल फर्दर फंक्शन, तो ये हमारा ऑमिट हो जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग रिकर्सिव कोड को डीपी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन, और ये सबसे बेस्ट तरीका है यार डीपी सीखने का, सच बता रहा हूँ। पहले किसी भी फंक्शंस, किसी भी प्रॉब्लम का रिकर्सिव कोड लिखो, फिर उसको डीपी में कन्वर्ट कर दो, और डीपी में कोड कन्वर्ट करना सबसे आसान है। अब डायरेक्टली डीपी सॉल्यूशन लिखना बैठोगे ना, अगर आप डायरेक्टली बॉटम अप लिखना स्टार्ट करोगे, आप बॉटम अप में हमेशा क्या करते हो, जो जनरली यूट्यूबर सिखाएंगे आपको, या बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली एरे बना लो, 1D एरे बना लो, या फिर डायरेक्टली 2D एरे बना लो, ठीक है। ये भी आसान है सीखना, ये मैं भी बता सकता हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, बट सच बताऊँ मेरा एक पॉइंट के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ कि चीज़ें रन कैसे कर रही हैं। अगर आपको रिकर्सिव कोड से मेमोराइज करना आ गया, अब दुनिया की 90% डीपी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, मेमोराइज करना काफ़ी आसान है यार। जैसे कि हमने क्या किया, अब एक मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि मैंने डीपी ऑफ वेक्टर बनाया, डीपी नाम का एक वेक्टर बनाया, एक बेसिकली एरे बना लिया, वेक्टर कह लो, ठीक है, n+1 साइज का, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, और सबको इनिशियलाइज कर दिया -1 से। C++ में अपन ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा समझना यहाँ पे, बहुत लोग पूछते हैं n+1 क्यों, लेट्स सपोज n इक्वल टू 3 होता, और हम 3 साइज का ही बनाते हैं, ठीक है। 3 साइज का बनाते तो 0 1 2 ये बनता। अगर हम लोग को फिर फंक्शन ऑफ 3 अगर स्टोर करना होता, तो हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, ये जो 2 इंडेक्स का वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसलिए एक 3 इंडेक्स का वैल्यू होना चाहिए, इसलिए अपन n+1 साइज का बनाते हैं। डाउट यहाँ तक, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं खुद से, इंट क्लाइम। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। अपना सेम कोड रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है हर जगह। पहला तो आ जाएगा कि इफ़ dp ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 है, तो रिटर्न कर दो dp ऑफ n, ठीक है।
मतलब कि ये तुम्हारा यूनिवर्सल चीज़ हो गया कि अपन आगे फंक्शन चेक करने से पहले ही, मतलब फंक्शन कॉल करने से पहले चेक कर लिए कि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर -1 है इट मीन्स कैलकुलेटेड नहीं है, अगर -1 नहीं है इट मीन्स कि ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, अब आते सेम कोड हमारा सेम रहेगा, इफ़ n लेस देन इक्वल टू 2। तो रिटर्न करने से पहले बस सेव कर लो, रिटर्न करने से पहले dp ऑफ n में सेव कर लो n, और यहाँ पे भी रिटर्न करने से पहले बस सेव कर लो n में क्या होगा, क्लाइम ऑफ n-1 प्लस क्लाइम ऑफ n-2। डेट्स इट। बस रिटर्न करने से पहले हमें सेव कर देना है। यहाँ पे एक चेंजेस होगा हमारा, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने सेव कर दिया, यहाँ पे भी हमने सेव कर दिया, और एक चेक लगा दिया कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि नहीं। डेट्स इट। कैलकुलेटेड होगा अपन रिटर्न कर देंगे। अपने जो बार बार फंक्शन सेम जो रिपीटेटिव फंक्शन कॉल होता है हम लोगों ने उसको रोक दिया। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप सीख सकते हो यार। अपन इसको कोड करते हैं। कोड करना और भी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या बोला, वेक्टर ऑफ इंट dp 46 और -1। 46 क्यों लिया भैया, यहाँ जब कंस्ट्रेंट चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा n इक्वल टू 45। इट मीन्स कि जो n की वैल्यू मैक्सिमम 45 हो सकती है। ठीक है, मैंने +1 बना के 46 ले लिया। कुछ नहीं करना था, इफ़ dp ऑफ n नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो dp ऑफ n, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे स्टोर करने से पहले एक बार सेव कर लो, यहाँ पे भी सेव कर लो। यार कितना आसान हो गया ना, मतलब एक सिंपल सा कोड को, रिकर्सिव कोड को डीपी में हमने कन्वर्ट कर दिया, हमें डीपी आ भी गया। और ये कोई गलत नहीं बोलने वाला आपको, दिस इज सबमिटेड राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई गलत नहीं बोलने वाला आपको स्टेज में कि गलत कैसे बोल दिया। दिस इज़ द बेस्ट यार, बेस्ट, सच बता रहा हूँ। अगर आपने इस वेव को सीख लिया ना तो आपको कभी भी डीपी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, आपका कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दिया करो, खराब है तो डायरेक्टली डिसलाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि लोगों को खराब लग रहा है वीडियोस। मैं थोड़ा इंप्रूव करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।